नमस्कार सभी को। आज की इस वीडियो के अंदर हम संप्रेषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। संप्रेषण किसे कहते हैं? संप्रेषण को शिक्षा की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। संप्रेषण के अभाव में अधिगम और शिक्षण नहीं हो सकता। संप्रेषण दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस प्रेषण, अर्थात समान रूप से भेजा गया। इस प्रकार परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण की अवधारणा यानी कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। मानव एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है। समाज में रहकर वह विचारों का आदान प्रदान करता है। प्रत्येक मनुष्य के अपने विचार, संप्रत्यय, भावनाएं एवं सिद्धांत होते हैं जिनका वह दूसरे व्यक्तियों के साथ आदान प्रदान या विनिमय करता है। यह परस्पर विचारों का आदान प्रदान ही संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच घटित होती है। संप्रेषण का अर्थ, संप्रेषण शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है। बिना संप्रेषण के अधिगम और शिक्षण नहीं हो सकता, यानी बिना संप्रेषण के, बिना कम्युनिकेशन के टीचिंग और लर्निंग नहीं हो सकती। संप्रेषण दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस प्रेषण, अर्थात समान रूप से भेजा गया। संप्रेषण को अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है सामान्य बनाना, टू मेक कॉमन। अतः संप्रेषण का अर्थ है परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करना। संप्रेषण का संकुचित अर्थ, संप्रेषण के संकुचित अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, संदेशों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करना है। चाहे व्यक्ति इन सूचनाओं को समझे या नहीं, विश्वास करे या नहीं, आज वर्तमान समय में इस अर्थ को कोई स्वीकार नहीं करता। संप्रेषण का व्यापक अर्थ, संप्रेषण के व्यापक अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, संदेशों, सूचनाओं तथा तथ्यों को समझा जा सके, विश्वासों को भी समझा जा सके। संप्रेषण को इस प्रकार भी समझाया जा सकता है कि शिक्षक अपने प्रधानाचार्य से या छात्रों से कुछ कहते हैं, छात्र उनको कुछ बताते हैं, या प्रधानाचार्य उनको बुलाकर कुछ आदेश देते हैं, प्रशंसा करते हैं या आलोचना करते हैं। संप्रेषण की परिभाषा देख लेते हैं। श्रीमती R.K. शर्मा के शब्दों में, संप्रेषण विचार विमर्श की वह विद्या है जिसके माध्यम से व्यक्ति व्यवस्थित तथा तर्क सम्मत विचार व सम्मति को ग्रहण कर अपना मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ के अनुसार संप्रेषण एक गत्यात्मक उद्देश्यपूर्ण द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। इसमें सूचनाओं तथा विचारों का संप्रेषण एवं ग्रहण करना लिखित, मौखिक अथवा संकेतों के माध्यम से होता है। एक डेफिनेशन देखने के बाद में संप्रेषण के जो मुख्य तत्व हैं उनको देख लेते हैं। फर्स्ट, विचार, आइडिया। किसी संदेश को प्रेषित करने से पूर्व उस संदेश वाहक के मस्तिष्क में उस संदेश के संबंध में विचार की उत्पत्ति होती है जिसे वह उसके प्राप्तकर्ता को प्रेषित करना चाहता है। प्रत्येक लिखित या मौखिक संदेश विचार की उत्पत्ति से प्रारंभ होता है। अतः मस्तिष्क में उठने वाला कोई भी उद्वेग जिसे व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ बांटना चाहता है, सारांश रूप में उत्पन्न विचार होता है। सेकंड, प्रेषक। प्रेषक संप्रेषणकर्ता या संदेश देने वाले व्यक्ति को कहते हैं। इसके द्वारा संदेश का प्रेषण किया जाता है। संप्रेषक संदेश द्वारा प्राप्तकर्ता के व्यवहार को गति प्रदान करके शक्ति देता है। थर्ड आ जाता है प्राप्तकर्ता, यानी जो संदेश को प्राप्त करने वाला है। संप्रेषण में दूसरा महत्वपूर्ण पक्षकार संदेश प्राप्तकर्ता होता है। यह पक्षकार संदेश को प्राप्त करता है जिसके बिना संदेश की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। यहाँ आप एक बात से समझ सकते हैं, जैसे क्लासरूम के अंदर अध्यापक पढ़ा रहा है तो वो जो अध्यापक होता है वो प्रेषक होता है या सेंडर कह सकते हैं, और जो विद्यार्थी होते हैं जिनको कोई संदेश, कोई मैसेज, कोई लेक्चर दिया जाता है वो रिसीवर, वो कहलाते हैं प्राप्तकर्ता। फोर्थ आ जाता है संदेश। संदेश में सूचना, विचार, संकेत, दृष्टिकोण, निर्देश, आदेश, परिवेदना, सुझाव आदि शामिल हैं। यह लिखित हो सकते हैं, मौखिक हो सकते हैं, शाब्दिक हो सकते हैं और सांकेतिक हो सकते हैं। एक अच्छे संदेश की भाषा सरल, स्पष्ट,
तथा समग्र होनी चाहिए, यानी ऐसी होनी चाहिए जो वो सभी को समझ में आ सके। फिफ्थ आ जाता है प्रतिपुष्टि, फीडबैक। जब संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश को मूल रूप से अथवा उसी दृष्टिकोण अनुसार समझ लिया जाता है जैसा कि संदेश प्रेषक प्रेषित करता है, यानी जैसा संदेश जो सेंडर है भेजता है, अगर रिसीवर उसको ऐसे ही प्राप्त कर लेता है, तब संदेश प्राप्तकर्ता जो होता है, जो रिसीवर होता है, वो संदेश के संबंध में फीडबैक देता है, यानी अपना आंसर देता है, अपना उत्तर देता है। उसके बाद आ जाती हैं संप्रेषण की विशेषताएं। संप्रेषण द्विमार्गी प्रक्रिया है, यानी ये दो के बीच में या दो से अधिक के बीच में होता है, जिसमें विचारों का आदान प्रदान होता है। संप्रेषण का लक्ष्य संबंधित पक्षकारों तक सूचना को सही अर्थ में संप्रेषित करना होता है। संप्रेषण द्वारा विभिन्न सूचनाएं प्रदान कर पक्षकारों के ज्ञान में अभिवृद्धि की जाती है। पक्षकार यानी जो रिसीवर होते हैं, जैसे टीचर, सेंडर और रिसीवर छात्र। संप्रेषण का आधार व्यक्तिगत समझ और मनोदशा होती है। संप्रेषण में दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। संप्रेषण व्यक्तिक अथवा अव्यक्तिक दोनों प्रकार से किया जा सकता है। संप्रेषण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। संप्रेषण एक चक्रीय प्रक्रिया है जो प्रेषक से प्रारंभ होकर प्रतिपुष्टि प्राप्त करने के बाद प्रेषक पर ही समाप्त हो जाती है। संप्रेषण में संकेत, शब्द व चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आइए देख लेते हैं संप्रेषण प्रक्रिया के मॉडल क्या क्या हैं, इन्हें भी जानने की कोशिश करें। संप्रेषण प्रक्रिया के मॉडल निम्नलिखित हैं: सैमन वीवर मॉडल, मर्फी मॉडल, थिल एवं बोवी मॉडल, बर्लो का संप्रेषण मॉडल, लेसिकर, पेटाइट एवं प्लेटले मॉडल। सैमन वीवर मॉडल। सैमन वीवर मॉडल के अनुसार संप्रेषण प्रक्रिया में कुल 5 तत्व होते हैं जो सूचना स्रोत से शुरू होकर लक्ष्य तक प्राप्तकर्ता तक पहुंचते हैं। सूचना स्रोत प्रेषक संप्रेषण माध्यम से गुजरते हुए कोलाहल या शोर स्रोत और प्राप्तकर्ता फिर लक्ष्य, यानी सूचना होती है प्रेषक के द्वारा भेजी जाती है, संप्रेषण का माध्यम होता है, उसके बाद में प्राप्तकर्ता होता है और प्राप्तकर्ता फिर उस लक्ष्य तक पहुंचता है। सैमन वीवर मॉडल में सूचना स्रोत के द्वारा पहले संप्रेषण की शुरुआत होती है, फिर प्रेषक यानी व्यक्ति द्वारा उस संदेश को संप्रेषण के माध्यम से प्राप्तकर्ता या किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। इस बीच में शोरगुल भी हो सकता है और उस संदेश में कोई त्रुटि भी हो सकती है, फिर उस संदेश में फेरबदल भी संभव हो सकता है और अंतिम में उस संदेश को एक आधार देकर उस संदेश के लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंचाया जाता है। सेकंड आ जाता है मर्फी मॉडल। मर्फी मॉडल का प्रतिपादक मर्फी, H.W. हिल्डब्रांड तथा J.P. थॉमस हैं। इनके अनुसार मर्फी मॉडल में संप्रेषण प्रक्रिया के मुख्य 6 तत्व, मुख्य 6 भाग होते हैं: संदर्भ, संदेशवाहक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता और प्रतिपुष्टि। इस मॉडल में एक संदर्भ के अनुसार प्रेषक अपना एक संदेश चुनता है, फिर इसे प्रेषित के लिए एक माध्यम का चुनाव करता है तथा प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है। पुनः प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश प्राप्त होने के पश्चात उस संदेश पर अपनी प्रतिपुष्टि देकर संवहन को पूरा करता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है थिल एवं बोवी मॉडल। थिल एवं बोवी मॉडल मुख्य रूप से व्यावसायिक संप्रेषण की एक कड़ी है। इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं जो प्रेषक द्वारा प्राप्तकर्ता को जोड़ती हैं। सबसे पहले विचार, विचार का संदेश के रूप में परिवर्तन, संदेश का संप्रेषण, प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश प्राप्ति और प्राप्तकर्ता के द्वारा प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक। थिल एवं बोवी मॉडल में भेजने वाले के पास एक विचार होता है जो उसे वास्तविक संसार के घटनाओं से सीधा संबंध होता है तथा उस संदेश को अधिकतम मान्यता प्राप्त होती है। इसमें संदेश को प्राप्तकर्ता के लिए प्रेषित करके उसकी प्रतिक्रिया ली जाती है। बर्लो का संप्रेषण मॉडल। डी बर्लो ने
7 अवस्थाओं वाले संचार मॉडल को प्रस्तुत किया है, जिसमें संचार प्रक्रिया संचार स्रोत से प्रारंभ होकर जो प्रतिपुष्टि है उस पर समाप्त होती है। संचार स्रोत, संदेश वक्ता, संदेश माध्यम, प्रेषित संवाद का अनुवाद, प्राप्तकर्ता और प्रतिपुष्टि। नेक्स्ट आ जाता है लेसिकर, पेटाइट एवं फ्लेटले मॉडल। लेसिकर, पेटाइट एवं फ्लेटले मॉडल को संवेदनशीलता मॉडल के रूप में प्रतिपादित किया गया था। इसमें संप्रेषण की प्रक्रिया संदेश प्रेषण से प्रारंभ होकर पुनः आवृत्ति पर समाप्त होती है। इसमें संदेश को शोर से अलग रखा जाता है ताकि संदेश में कोई भी अशुद्धियां ना आए। संदेश संप्रेषण संवेदन तंत्र द्वारा संवाद की खोज, निष्पंद प्रक्रिया, प्रतिक्रिया की रचना एवं संप्रेषण और क्रम की पुनः आवृत्ति। लेसिकर, पेटाइट एवं फ्लेटले मॉडल पुनः आवृत्ति प्रतिक्रिया है। इसमें किसी विशेष लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्रिया तथा प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला समाहित होती है। संप्रेषण के प्रकार और उनके स्रोत तथा सुझाव आदि का संक्षेप में वर्णन देखेंगे। संप्रेषण के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। मौखिक, जब प्रेषक यानी जो सेंडर होता है मौखिक रूप से अपने विचार को दूसरे के सामने रखता है। सेकंड, लिखित, जब उस संदेश को लिखित माध्यम से दूसरे के पास पहुंचाया जाता है। फिर औपचारिक, फिर अनौपचारिक, अधोमुखी और उधरमुखी संप्रेषण। ये हैं संप्रेषण के प्रकार। दो स्रोत होते हैं, स्रोत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। संप्रेषण की प्रक्रिया में सुझाव। एक संप्रेषक को पूर्वाग्रहों तथा तनावों से मुक्त रहना चाहिए। संप्रेषक को सूचना के संप्रेषण करने से पहले प्राप्तकर्ता की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। संप्रेषक को संदेश व्यवहारिक रूप से अपने उद्देश्य के अनुरूप संप्रेषित करना चाहिए। संप्रेषक को संदेश की पुनरावृत्ति करनी चाहिए ताकि लोगों को संदेश का वास्तविक अर्थ समझने में मदद मिल सके। संप्रेषक के द्वारा भेजी हुई सूचना समय पर प्राप्तकर्ता तक पहुंच जानी चाहिए ताकि संदेश के प्रति कोई भी भ्रम पैदा ना हो। ये था प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, खासकर जो डीएलएड के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है जो आपके एग्ज़ाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। धन्यवाद।